गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वही लेसन जो हमारा चल रहा है कृषि। तो आज हम करेंगे अखाद्य फसलें जो हम खा नहीं सकते, जैसे रबड़। रबड़ भूमध्य क्षेत्रीय रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। अगला है रेशेदार फसलें। ये तो था रबड़। अगला है रेशेदार। रेशेदार कौन सी होती है? जैसे कपास है, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं? तो कौन कौन सी लिखोगे? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। समझ में आ गया? इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं। पहली 3 कौन सी? कपास, जूट और सन। और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है। जो मलबरी पेड़ की हरी पत्ती पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। अगला है कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? कपास। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अगला है जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब इसका किस में प्रयोग होता है? क्या क्या प्रयोग बनता है इससे? बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जो कृषि जो हम होते हैं उसमें प्रौद्योगिकी और संस्थागत क्या सुधार हुए हैं? जैसे कि पहले बताया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग में कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी कर दी गई। सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। मतलब पुश्तैनी अधिकार, जैसे किसी पिता के 4 पुत्र थे, वो उसमें 4 पुत्रों में बट गई वो, तो आगे अलग अलग खेत बन गई, तो उनको एक जगह करना, मतलब अलग अलग बिखरे हुए खेतों को इकट्ठा करना क्या कहता है? चकबंदी कहलाता है। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों की सीमित रहा। इसलिए 1980 और 19 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना शामिल थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य
और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। तो उस जो घोषणा करती है उस दर पर किसानों से सीधे ही जो सरकार है वह उसको खरीद लेती है। तो इससे क्या है, दलाल के शोषण से किसान बच जाता है। ठीक है, ये देखो, भूदान ग्रामदान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो कौन थे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी? कौन थे महात्मा गांधी के? विनोबा भावे। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेशों तक लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब किसानों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया उपलब्ध करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन किसानों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की थी। इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून के से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। ठीक है, अब जो कृषि सुधार हमने कहे थे, कृषि का घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि को महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवा, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि का क्या है योगदान? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। आयात को घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण का कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत के से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1970 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसीलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अत्यधिक प्रयोग, जल भृतों के सूखने और जैव विविधता लुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग
इंजन समृद्ध है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कार्बनिक कृषि क्या होती है? वह कृषि जिसमें उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना कृषि की जाती है, उस प्रकार कृषि को क्या कहते हैं? कार्बनिक कृषि। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या और घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्न खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को शस्य आवर्तन करना चाहिए, रोटेशन, और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलों उगाकर उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर लेसन हमारा पूरा हो गया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और याद करने हैं। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित तो कौन सा उस कृषि प्रणाली को जिसमें एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता होता है? रोपण कृषि। क्या कहते हैं उसको? रोपण कृषि। इनमें से कौन सी रबी फसल है? कौन सी है इसमें रबी फसल? चावल, मोटे अनाज, चना या कपास? कौन सी है? चना। ठीक है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सी है? दालें। फिर है ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हुए हैं, ये सब कॉपी पर करने हैं और इनको याद भी करना है। एक पेय फसल का नाम बताओ तो इसको उगाने की भौगोलिक परिस्थितियाँ। पेय फसल कौन सी? चाय। चाय का वर्णन करना है इसमें। भारत की खाद्य फसल का नाम बताओ जहाँ ये पैदा की जाती क्षेत्रों के नाम। भारत की खाद्य फसल चावल। ठीक है। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम चाहिए, क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगी, ये आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और इनको याद करना है।